स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ और एक नया टॉपिक के साथ अपनी आज क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लिया है मैंने पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका बनना और उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण होना वो किस तरीके से होता है और क्या फर्क पड़ता है अगर किसी फर्म को रजिस्टर ना करवाया जाए। इसी चीज को लेकर के आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। देखो, फॉर्मेशन का मतलब है उसका निर्माण, एक साझेदारी फर्म कैसे बनती है। आपको मालूम होगा कंपनी एक्ट में अपने कंपनी का फॉर्मेशन भी पढ़ा था और उसके 4 स्टेप को वो फॉलो करता है एक प्रमोटर, तब कहीं जाकर एक कंपनी का एग्जिस्टेंस आता है। बस इसी में कुछ देखते हैं, ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को नहीं फॉलो किया जाता। अब बात करें कि किस तरीके से एक कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे बनती है। सबसे पहली चीज, इन दोनों जो भी दो पार्टनर हैं या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट चाहे ओरली हो, चाहे रिटर्न हो और या फिर वो इम्प्लाइड हो। इम्प्लाइड का मतलब होता है उनके व्यवहार से नजर आना चाहिए कि वो लोग पार्टनर्स हैं और एक बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए उन्होंने उस पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों सेम सेंस में लिए जा रहे हैं, चाहे हम एग्रीमेंट बोले तब भी और कॉन्ट्रैक्ट बोले तब भी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तब हम मानते हैं कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम वर्ड है, सेम सेंस दे रहे हैं। राइट, तो हमने सबसे पहले कहा देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी एक्सप्रेस्ड रिटर्न और ओरल और इम्प्लाइड, चाहे तो वो व्यवहार से दर्शाया जाता हो या लिख कर हो या फिर वो मौखिक रूप में हो। आगे की बात करते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर होने के लिए। तो बात करते हैं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था 1872 का जो हमारा एक्ट है उसमें सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 में जो सेक्शन 11 है वो जैसा बताता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बिल्कुल वही नियम यहाँ पर लागू होता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल वही लोग पार्टनरशिप में भी पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम लागू होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट के नियम पार्टनरशिप फर्म में एलिजिबिलिटी पर लागू होते हैं। तो जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि हमें पता है लेकिन फिर भी जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक माइनर नहीं बन सकता है किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर। अब ये बात आती है तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो नहीं बन सकता है, लेकिन ही कुड बिकम बेनिफिशियरी, वो उसमें मुनाफा उठाने वाला या फायदा उठाने वाला व्यक्ति बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी साझेदारों की अगर सहमति हो तो वो फर्म में लाभ उठाने वाले मुद्दे पर एक बेनिफिशियरी बन सकता है, लेकिन हानि होने पर उसे कोई शेयर नहीं देना पड़ता है। ये थोड़ा माइनर का केस है। अब आगे बात करते हैं, जैसे एक वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है यानी जिसका दिमाग अस्वस्थ है, तो क्या वो बन सकता है, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जस्ट लाइक दिस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एंटरिंग इन द पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर। राइट, नेक्स्ट आते हैं एलियन। एलियन का मतलब होता है देश का दुश्मन। क्या देश का दुश्मन किसी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। बात आपको भी पता है कि जब विदेशी व्यक्ति जो शत्रु हो, जिसे शत्रु घोषित कर दिया गया है जिस देश को, उसका हर एक वो व्यक्ति हम ये मानते हैं वो विदेशी शत्रु हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में भी नहीं एलिजिबल माना गया। जस्ट लाइक दिस ही इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म। राइट, तो ही इज नॉट सपोज टू एंटर इन द पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर। राइट, आगे बात करते हैं कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी। क्या कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है? यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेने की बात है, क्योंकि हमने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी नाम दिया है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो हम यहाँ मान लेते हैं क्योंकि केवल पर्सन ही एंटर कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर, तो हम ये मान लेते हैं कि कंपनी भी एक पर्सन है, चाहे आर्टिफिशियल ही है। तो कंपनी एज एन इंडिविजुअल कैन एंटर इनटू द पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर बट नॉट इन एज अ ग्रुप। देखो, समझने आ गया होगा, फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर एक कंपनी में 15 लोग हैं तो वो 15 लोग पार्टनर नहीं माने जाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म में, अगर कंपनी ने भी पार्टनर एज अ पार्टनर उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो कंपनी केवल एक
पार्टनर व्यक्ति के रूप में मानी जाएगी। तो अगर उस पार्टनरशिप फर्म में 4 लोग हैं तो इट मे बी कि वो कंपनी वन ऑफ देम हो, उन चारों में से एक हो। लेकिन अगर 15 लोग उस कंपनी के हैं तो वो 17-18 लोग नहीं माने जाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स। ठीक है, तो कंपनी को हमने एक व्यक्ति के रूप में मानते हुए पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे लिख दी गई है, कंपनी कैन एंटर एज अ सिंगल पर्सन। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक मैंने ये सारी बात बता दी है जो फॉर्मेशन की है, एक फर्म कैसे बनती है उसके बारे में बात करी है। इसके अलावा अगर कोई चीज बात है तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कंसिडरेशन मस्ट बी देयर, तो यहाँ पे भी वही चीज है, कंसिडरेशन टू क्रिएट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। और आपको पता है पार्टनरशिप फर्म का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस कैरी करना और प्रॉफिट मेंटेन करना, तो वही कंसिडरेशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक बात है। अब यहाँ तक की बात आती है, अब अगला पॉइंट लेते हैं हमारी क्लास में, जो टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। एक फर्म का जो पंजीकरण किया जाता है वो क्या कहता है, नियम कायदे क्या है, कुछ सेक्शंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। मैं आपको शुरू करती हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि हर बार आपको पता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, इट इज ओनली एन ऑप्शनल पॉइंट, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ ये कहते हैं जब भी रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, उस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहता है एक डीड वो काम करती है, एक एविडेंस का काम करती है, यानी प्रमाण या सबूत का काम करती है, जो हर चीज को ट्रांसपेरेंट कर देता है कि काला क्या है और सही सफेद क्या है। जैसे ये कहता है डीड वुड पुट इनटू द ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मामले हैं, उनको वो क्लियर कर देती है। कौन? डीड। तो डीड अगर है किसी पार्टनरशिप फर्म की, यानी रजिस्ट्रेशन अगर उस पार्टनरशिप फर्म का हुआ है, तो ये मान के चलना ये एक सेफर साइड क्रिएट कर देता है, एक एविडेंस क्रिएट कर देता है। ठीक बात है। और एक चीज ये कहता है इट क्रिएट्स एन एविडेंस ओनली ऑफ एग्जिस्टेंस, कि पार्टनरशिप फर्म जिंदा है इस बात का ये सबूत है। लेकिन ये यकीन मान लेना कि रजिस्ट्रेशन होना यानी एक पार्टनरशिप डीड का होना, उसकी लीगल एंटिटी का कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये वैधानिक है या नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होना चाहिए कि हाँ पार्टनरशिप फर्म जिंदा है इस बात का सबूत है वो डीड। लेकिन इस डीड के होने से आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, इट मे बी इलीगल। तो ये मतलब क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों बातें डिफरेंस है। ठीक, अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन को कौन से सेक्शन कवर करते हैं। तो मैं बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसका सेक्शन 58 और 59, ये दोनों सेक्शन डीड को या रजिस्ट्रेशन को कवर करते हैं। और ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी एक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो कुछ बातों की जरूरत होती है जो सेक्शन 58 और 59 बताता है। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म, उस पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होने वाला है। नंबर 2, प्रिंसिपल प्लेस और सीट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, वो बिजनेस किस जगह से कैरी ऑन किया जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लेस का मतलब है जहां से उसका मेन हेड ऑफिस है, जहां पे उसका मेन ऑफिस है वो कहाँ है, वो क्या जगह है, तो प्लेस कौन सा है। नंबर 3, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, अगर उस फर्म का कोई और बिजनेस चल रहा है तो वो कौन कौन सी जगहों से चल रहा है, वो भी सारी बातें बताई जाएंगी इस डीड के अंदर। अब आगे की बात कहता है, एक और चीज है, डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, जिस जिस तारीख को एक एक पार्टनर ने इस फर्म को ज्वाइन किया है उनकी डेट्स का ब्यौरा होगा उस डीड में। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेम्स इन फुल एंड द परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, उन पार्टनर्स का क्या पूरा नाम है और क्या वो बिजनेस करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक पार्टनर जिस फर्म को ज्वाइन करता है उसके अलावा वो कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, बिल्कुल आज़ादी से वो कोई और बिजनेस भी कर सकता है और पार्टनरशिप फर्म में एक एज अ पार्टनर भी हो सकता है। तो वो इस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के अलावा और क्या क्या काम करते हैं वो पार्टनर्स, उस बारे में भी पूरा ब्यौरा उस डीड में दिया जाएगा, विद नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड द नेचर ऑफ बिजनेस दे आर कैरिंग ऑन, राइट, एक्सेप्ट द पार्टनरशिप फर्म। तो ये सारी बातें इसमें शामिल की जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज रह जाती है तो उनका एड्रेस भी दिया जाएगा विद फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको,
अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है या फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो सब अलग अलग चले जाते हैं, तो क्या फर्म अपने नाम से कोई काम कर सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म की आइडेंटिफिकेशन जस्ट ऑफ बिकॉज दे आर पार्टनर्स है। अगर साझेदार हैं तो साझेदारी फर्म है, अगर साझेदार नहीं है तो साझेदारी फर्म भी नहीं है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस केस लॉ का नाम है मालाबार फिशरीज कंपनी, कलकत्ता का केस है, वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT भी बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 1979 की बात है ये केस हुआ था 1979 में। और मैं आपको बता दूं, ये एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 4 लोग थे, और इन चारों लोगों ने 59 में बिजनेस शुरू किया था कलकत्ता में। ठीक है, 59 में जब बिजनेस शुरू किया तो उसके बाद में इन्होंने कुछ साल बाद उस अपनी जो डीड बना रखी थी उसमें ये चीज तय कर रखी थी, क्योंकि इनके 4 तरह के बिजनेस चल रहे थे उस फर्म के, क्योंकि एक फर्म है 4 तरह के बिजनेस हो सकते हैं, 4 बिजनेस चल रहे थे। और उन्होंने डीड में ये चीज कह दी थी कि जो पहली कंसर्न होगी हमारे बिजनेस की वो एक पार्टनर ले लेगा जब भी डिसॉल्व होती है, दूसरी और तीसरी कंसर्न को बाकी दोनों पार्टनर ले लेंगे, और चौथा पार्टनर कैश लेगा, वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा, वो अपने शेयर का कैश ले लेगा। यहाँ तक की बात थी, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारी चीजें क्लियर थी। इन्होंने क्या करा, 63 में ऑलमोस्ट अपनी फर्म में से सब लोग अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए। ठीक बात है, एक ने पहला कंसर्न ले लिया, दूसरे और तीसरे ने दूसरा तीसरा कंसर्न ले लिया, और चौथे ने उसके अगेंस्ट में कैश ले लिया। यहाँ तक की बात हो गई। अब क्या हुआ, जो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स थे, है ना, FY से, उसमें इन्होंने ये जो फर्म थी, इसने कुछ मशीनरी को जब बेचा था तो उसमें रिबेट मिली थी सरकार की तरफ से। अब आप देखिए, जो रिबेट मिली थी और फाइनेंशियल ईयर में जब इनकम टैक्स का असेसमेंट हो रहा था, कैलकुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स हो रही थी, तो जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं हुई थी और पार्टनर्स फर्म से जुड़े हुए थे, तब तक उस रिबेट का फायदा फर्म को मिलता गया। लेकिन जब पार्टनर्स अलग हो गए और फर्म अभी जिंदा है, तब भी वो पार्टनर्स जो थे वो उस पर रिबेट लेना चाहते थे। तो इनकम टैक्स कमिश्नर की जो डिपार्टमेंट थे, उन्होंने ये चीज कही कि क्योंकि साझेदार अलग हो गए हैं तो अब ये डिबेट फर्म को नहीं मिल सकती, क्योंकि फर्म का आइडेंटिफिकेशन केवल तब तक है जब तक उसमें साझेदार जुड़े हुए हैं। जिस दिन साझेदार उसमें से अलग होते हैं और एक भी साझेदार उसमें नहीं रहता, यानी मिनिमम टू मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, अगर नहीं रहते हैं तो वो फर्म भी खत्म हुई भी मानी जाती है, चाहे साझेदार उसी बिजनेस को कर रहा हो, लास्ट अकेला वाला साझेदार, लेकिन अगर 2 लोग से कम हो गए तो वो फर्म भी डिसॉल्व हुई मानी जाती है। तो जो रिबेट मिली थी और वो लोग चाहते थे कि हमें इस रिबेट का फायदा मिले, तो ये केस हुआ था। और फिर इनकम टैक्स कमिश्नर की तरफ से ये बात आई थी, क्योंकि फर्म के साझेदार अलग अलग हो गए हैं तो साझेदारी फर्म का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, तो ये रिबेट उन्हें नहीं मिल सकती। और इस चीज को जब ये जो निर्णय आया था ट्रिब्यूनल की तरफ से, जो कंपनी ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, NCT बोलते हैं इसको, तो जो हुआ था, जब ये कहा गया कि ये रिबेट नहीं मिलेगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि नेशनल ट्रिब्यूनल ने जो केस का जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है और एकदम ओके है, और इन्होंने सेक्शन 34 को कंसीडर करते हुए ये जजमेंट सुनाया था कि क्योंकि साझेदारों ने फर्म को छोड़ दिया है तो ये माना जाएगा फर्म खत्म हो गई है, तो फर्म को कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिल सकते, क्योंकि फर्म है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये सारी बात बता दी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से एक फायदा ये और हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है अगर रजिस्ट्रेशन ना हो, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ना हो तो क्या ऐसे फर्क आ जाते हैं, तो वो मैं बता दूं। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकती, कोई भी जो रजिस्ट्रेशन फर्म पार्टनरशिप फर्म है वो केस फाइल नहीं कर सकती, उसके पार्टनर किसी भी केस को फाइल नहीं कर सकते। और ये कहता है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म अगेंस्ट द पार्टीज, किसी पार्टीज के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं होता, एंड द फर्म और इट्स पार्टनर कैन नॉट मेक अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग्स बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कोई भी चीज का निपटारा करने के लिए ना ही तो फर्म और ना ही तो फर्म के साझेदार किसी भी चीज के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करना, और जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट में क्लेम करने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना।
ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और थॉरली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली।